हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम अपना मेन सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम शुरू में ब्रॉड लेवल पे समझेंगे पूरे सोलर सिस्टम से लेके अर्थ, इसकी पोजीशन को। उसके बाद और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे कि अर्थ के क्या फीचर्स हैं। ठीक है। तो जहाँ पे कम एम्फेसिस में दूंगा वो बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको काफ़ी डीप में हम कवर करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कोई भी ज्योग्राफी का कोई भी क्लास आपने नहीं ली है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से ले रखी है तो भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 आर्ट्स बेसिक्स। उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा सोलर सिस्टम की एक क्रोनोलॉजी आती है। ज़्यादा इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो शुरू में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। इसको एक एनसीईआरटी में बेसिक से आपको मिल जाएगी ट्रिक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। तो आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हो, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है जो कि हम सब जानते ही हैं। सो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा के हम बढ़ते हैं अपनी सीजन्स की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए। इसमें इसको समझने के लिए ना पहले आपको अर्थ की पोजीशन का पता होना चाहिए कि कैसे अर्थ अपनी जो रेवोल्यूशन करती है वो किस किस पोजीशन में रेवोल्यूशन अपना पूरा करती है और कैसे ये रोटेट करती है। वो सब अगर एक बार समझ आ गया तो आपको सीजन्स समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए, जो ये ऑर्बिट करती है ना अर्थ, ये रेड कलर में, ये इसका रेवोल्यूशनरी प्लेन है, या कह सकते हो कि ऑर्बिटल प्लेन है। ठीक है। अब इस ऑर्बिटल प्लेन को अगर यहाँ देखें तो ये जो पर्पल मैजेंटा कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो सन के पैरेलल होता है, सन के बिल्कुल सामने होता है ना, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ये अगर आप देखोगे अर्थ को इसके कॉन्टेक्स्ट में तो आपको दिखेगा कि अर्थ की जो एक्सिस है ये, इसने 66 डिग्री का इस पे एंगल बना रखा है। 66 एंड हाफ, इसको 66.30 डिग्री और सेकंड से भी डिनोट किया जाता है, बिकॉज 60 सेकंड्स की एक डिग्री बोली जाती है। तो 30 सेकंड्स 0.5 मत कर देना इसको। तो या तो 30 सेकंड्स लिखो या हाफ करके पूरा डिग्री कर दो इसको। ठीक है। यहाँ पे आपको 30 भी दिख जाएगा सेकंड्स। सो अगर आप वर्टिकली देखो कि अगर अर्थ टिल्ट नहीं होती तो क्या एंगल हमारे बनते ऑर्बिटल प्लेन, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो टोटल हमारा जो एंगल होना था वो 90 डिग्री का होना था, राइट। इतना तो समझ आता है, बेसिक है। अब ये 90 में हम देखें तो ये टेढ़ी हो गई, यहाँ से टिल्टेड है इसकी एक्सिस। इसने 66 डिग्री का बना लिया, तो वर्टिकल जो लाइन थी इस पे जो बाकी बचता है एंगल, टोटल 90 अगर है तो सिंपल मैथ्स है, तो बाकी बैलेंस आपका बचेगा 23 एंड हाफ। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये एंगल ऑफ टिल्टेशन है। यहाँ पे जो ये एक्सिस है ना, ये तो हो गया आपका नॉर्थ पोल, राइट। ये हो गया आपका साउथ पोल। अब ये जो है यहाँ से हम देखेंगे कि इसके पास ये जो 23 डिग्री दूर हम देखते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ओके। डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो आर्कटिक सर्कल हमारा बन गया 23 डिग्री पे। और सेम ही अगर आप देखो तो अर्थ का इक्वेटर टेढ़ा हो जाएगा बिकॉज ये टिल्टेड है। अगर सीधी होती अर्थ, टिल्ट नहीं होती, तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, इसी पे हमारा इक्वेटर आता। लेकिन अब इक्वेटर भी टेढ़ा होगा अगर अर्थ टेढ़ी है तो इक्वेटर इसको हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है। और ये मैंने आपको इंडिया की पोजीशन दिखा रखी है जो इक्वेटर से ऊपर है। ओके। सो अगर आप देखोगे तो इक्वेटर
एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो है 90 डिग्री। तो अगर आप इक्वेटर देखोगे तो अर्थ टिल्ट है, तो इक्वेटर भी टिल्ट होगा, राइट। अगर अर्थ बिल्कुल वर्टिकली सीधी होती तो ये इक्वेटर जो है ये आपके ऑर्बिटल प्लेन के साथ पैरेलल होता और इसी में मर्ज हो जाता, तो दो प्लेन्स होते ही नहीं, ठीक है। अब इक्वेटर अगर टेढ़ा हुआ है तो ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। जैसे हमारा ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कि होना चाहिए था, वो उसमें हमने 90 का डिग्री का एंगल देखा। अब जो एक्चुअल है पोजीशन, अर्थ की एक्सिस ऐसे है तो और इक्वेटर ऐसे है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटर, इन दोनों के बीच में ये जो है ना, ये 23 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब अगर ये 23.5 डिग्री का एंगल हुआ तो बाकी बैलेंस कितना बचा, तो इस पॉइंट से लेके एक्सिस तक अगर ये हम इतना एरिया देखते हैं तो ये टोटल हमारा 66.30 बन जाएगा। इस पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिनोट करते हैं, और यहीं से नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा आपका। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर अर्थ टिल्ट होती है, यहाँ पे सन है आपका, तो सन ओवरहेड जो होगा वो इस इस पॉइंट तक ही जाएगा, ठीक है, इसके बियॉन्ड सन जाएगा ही नहीं। तो ये वो वाला पॉइंट हो जाता है अपना कि मैक्सिमम सन इस प्लेन में है और अर्थ जितनी मैक्सिमम टिल्ट हो सकती है समर सोल्स्टिस में, बिकॉज आप देखोगे ना नॉर्थ पोल आपका टिल्ट है टुवर्ड्स सन, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी आएगी, ठीक है। हमारा इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पोजिशनड है, इस प्लेन में आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके अंदर से गुजरती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो सन मैक्सिमम यहाँ इसके सीध में आपको दिखेगा ड्यूरिंग समर्स, और यहां से वापस फिर ये टर्न हो जाता है, तो इस टर्न करने से ही जो एक आपका वर्ड आया है वो आता है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मीन्स टू टर्न, तो यहां से सन टर्न हो जाएगा, इससे ऊपर कभी नहीं जाता सन। तो इस एंगल का यही सिग्निफिकेंस है कि इक्वेटर से जब आप 23 डिग्री ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जब विंटर सोल्स्टिस होगा वो भी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में कि ये सोल्स्टिस का मतलब क्या है। जब विंटर्स आती हैं तो ये अर्थ दूसरी साइड यहाँ पे सन आ जाता है, रेवोल्यूशन कर करके ये अब टेढ़ी ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, बस वो मूव हो रही है, इसकी पोजीशन ऐसे चक्कर काट रही है सन के, लेकिन टेढ़ी ऐसी ही रहती है ये, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी यहाँ पे जो डायग्राम हमने देखा वो ऐसे टिल्ट थी, सन इस साइड था तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ी नॉर्थ पोल के पास, तो हमने देखा कि समर्स का टाइम आ गया, इसे बोला गया समर सोल्स्टिस, जो कि 21 जून के आसपास आप रफली ले सकते हो, ये डेट चेंज होती रहती है, कुछ रिजिडिटी नहीं है डेट्स में, बट पता होना चाहिए कि 21 जून के आसपास का समय होता है। इसके बाद जब टिल्ट तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे घूम नहीं जाती है, रेवोल्यूशन करती है बस, और जैसे ही अपनी पोजीशन इसने चेंज करी तो यहाँ पे जब आएगी ये विंटर सोल्स्टिस है, बिकॉज यहाँ सदर्न पार्ट में सनलाइट पड़ती है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो एस्केप कर जाता है, तो यहाँ पे विंटर्स आ जाती है। तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टर्म्स में बोला गया है विंटर सोल्स्टिस, कि सर्दियां हैं, और ज्यादातर कंट्रीज जब नॉर्दर्न एरिया में हैं तो इसको जनरली हम विंटर सोल्स्टिस ही टर्म करते हैं, लेकिन आप सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इसको समर्स बोला जाता है, क्योंकि वहां पे दिसंबर के टाइम पे गर्मियां शुरू होती है, बिकॉज सन की मूवमेंट, सन की पोजीशन ऐसे है कि वो साउथ पे हिट कर रहा है सनलाइट, ठीक है। और जब ये घूमती घूमती ऐसे बीच में आती है ना, तो अब देखो यहाँ पे अगर इस साइड सन होता तो नॉर्थ या साउथ का झुकाव हम देखते कि कितना टिल्ट है, लेकिन
इस साइड से आप देखोगे ना तो नॉर्थ और साउथ एक जैसी दूरी पे होते हैं सन से। सो डायरेक्टली इक्वेटर पे सनलाइट पड़ रही होती है। इक्वेटर पे आप कह सकते हो कि ओवरहेड है सन ऑन इक्वेटर। सो यहाँ पे जब इक्वेटर पे समर्स आती हैं, इक्विनॉक्स मीन्स, नॉक्स का मतलब होता है नाइट, तो इक्वल नाइट्स, इक्वल डे एंड नाइट्स होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, नॉर्थ में ना सर्दी है ना गर्मी है, और ऐसे ही साउथ में ना सर्दी है ना गर्मी है, अर्थ के बिल्कुल बीच में समर्स हैं। सो यहाँ पे हमें बस याद रखना है 21 मार्च, 21 या 22 मार्च का ये समय होता है। वैसे आप 21 से ही इसको याद रखना। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वेटर पे आपके सनलाइट डायरेक्ट ओवरहेड सन वहीं पे होगा। वापस जब आएंगे तो इस बार आपका जैसे समर सोल्स्टिस यहाँ पे है, और अगर ये जाएगा तो यहाँ पे हमारी विंटर्स आ गई थी और साउथ में हमारी समर्स आ गई थी। अब अगर यहाँ पे आप देखते हो, ठीक है, समर्स के बाद यहाँ पे ऑटम आपको दिखेगा नॉर्थ में, ठीक है, बिकॉज ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नॉर्थ में समर है, तो समर के बाद क्या आ रहा है, नॉर्थ में ऑटम आएगा, और साउथ में तो सर्दियां थी, सर्दियों के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग। ऐसे ही जब हम ऊपर देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको विंटर्स दिखेंगी इस पोजीशन के बाद। तो जब वापस आएंगे तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो साउथ में तो आपको ऑटम दिखेगा और नॉर्थ में आपको स्प्रिंग दिखेगा, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल आप याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि 21 मार्च को, 21 मार्च को या 20 मार्च को आपके स्प्रिंग कहाँ पे होती है, कोई कंट्री दे दिया या नॉर्थ का हेमिस्फीयर पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से देख लेना, इंडिया नॉर्थ में है, तो इंडिया में सबको पता है स्प्रिंग कब आते हैं, विंटर्स के बाद, ठीक है। तो विंटर्स के बाद अगर मार्च का टाइम है तो नॉर्थ में स्प्रिंग चल रहे होंगे, साउथ में उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो ये अर्थ की मूवमेंट बेसिक थी जिसकी वजह से सीजन्स हम देखते हैं। और सीजन्स क्यों देखने को मिलते हैं, अगर मान लो ये टिल्ट ना होती, बिल्कुल सीधी होती अर्थ, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है, तो ना नॉर्थ और साउथ हमेशा एक जैसे रहते हैं सन की तरफ, जैसे यहाँ पे है ना, ऐसे ही यहाँ पे होता, ऐसे ही इस साइड होता, तो हमेशा इसकी पोजीशन सेम रहती। तो ना कभी नॉर्थ का झुकाव इसकी तरफ होता ना कभी साउथ का होता। और इस केस में आपके सीजन्स सेम रहते, नॉर्थ में हमेशा आपको स्प्रिंग मिलती और यहाँ पे आपको ऑटम मिलती, ठीक है। या ये कह सकते हो कि एक जैसा इवन आपको वेदर की कंडीशंस मिलती। तो सीजनैलिटी का मेन रीजन समझ में आया कि ये टिल्ट है। अब इस पे मैं बताता हूँ लाइंस कैसे ड्रॉ करी हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इक्वेटर से जब आप 23 डिग्री ऊपर जाओगे, 23.5, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा जो कि ऑर्बिटल प्लेन पे आता है। ऑर्बिटल प्लेन पे कब आता है, जब अपना नॉर्थ पोल सन की साइड में झुका हुआ होता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां से सन वापस टर्न हो जाता है, इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक मीन्स टू टर्न, एंड यही पार्ट जब साउथ की तरफ आप देखोगे तो इस पॉइंट को बोला गया, यस, इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये दो चीजें समझ आएगी कि यही पॉइंट क्यों डिनोट करे गए, कोई और पॉइंट क्यों नहीं करा। और ऐसे ही जब यहां से आप 23 डिग्री इधर देखोगे ना और 23 डिग्री इधर देखोगे, तो आपको यहाँ पे आर्कटिक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे सन है, सन मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, राइट, और मैक्सिमम इसकी हीट यहाँ तक पहुंचेगी, ओके। तो ये जो सर्कल है ना, इसके बियॉन्ड के डे एंड लाइट बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं सन की मूवमेंट से। अगर नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है तो यहाँ पे आप देखो सन की लाइट यहाँ तक जाएगी, ये जो है पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल में अगर सनलाइट जा रही है
तो यहाँ पे आपको 6 महीने दिन दिखेगा। देखो ये तो हो गया इस साइड जहाँ पे ये टिल्टेड है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जो है ना, यहाँ पे भी सनलाइट पड़ती रहती है। तो अर्थ 24 घंटे में कितनी भी रोटेट हो ले, इस पार्ट पे उसके हमेशा डे ही रहता है, नाइट नहीं होती फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, जब तक ये इक्वेटर को क्रॉस करके चला नहीं जाता, यहाँ पे आपको रोशनी दिखेगी। ऐसा नहीं होता कि डेली मतलब पूरा ही सनलाइट आपको मिल रही है बहुत तेज। बहुत तेज तो कभी होती ही नहीं नॉर्थ पोल पे, इसलिए ग्लेशियर मिलते हैं। लेकिन एक माइल्ड आपको डे की कंडीशंस मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर नॉर्थ पोल सन की साइड है तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड हमेशा आपको रात ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लाइट तो यहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ दिन हो गया। जब ये घूम के पीछे जाएगा तो यहाँ पे आपको नाइट आ जाएगी। बट ये है ना, ये पूरा जो है यहाँ से सनलाइट इग्नोर हो जाती है जब नॉर्थ में समर्स होती हैं, और यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए आपको नाइट ही दिखेंगी। और सेम सिचुएशन रिवर्स हो जाती है जब साउथ पोल सन की तरफ होता है, तो 6 महीने यहाँ पे डे होता है और यहाँ पे नाइट आपको देखने को मिल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैसे डे एंड नाइट होते हैं, और ये सर्कल्स की क्या सिग्निफिकेंस है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न क्यों लगाए गए। ओके, इसको आप एक सिंपल डायग्राम से ऐसे भी समझ सकते हो। ये सन की मूवमेंट है, ये नीचे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हो, ऊपर कैंसर है, बीच में आपको इक्वेटर मिल जाएगा। तो देखो सन की मूवमेंट कैसे है, नॉर्थ से जब साउथ की तरफ जाएगा इक्वेटर से होता हुआ, तो यहाँ पे समर्स हैं। फिर जब इक्वेटर पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑटम दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको विंटर्स आ जाएंगी। ठीक है, और फिर जब वापस इक्वेटर पे आएगा विंटर्स के बाद, तो यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएंगी आपको। और फिर जब ऊपर चला जाएगा कैंसर पे, तो यहाँ पे आपको समर सोल्स्टिस दिखेगा। उसके बाद फिर ऑटम आ जाएगा। ठीक है, और फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, और फिर समर्स। तो ऐसे आपका ये ग्राफ चलता है। तो अर्थ की पोजीशन और इसकी सीजनैलिटी और डे एंड नाइट कैसे इफेक्ट होते हैं वो आपको पता लग गया। अगर इसकी एक बेसिक सी मैं ट्रिक्स की बात करूं, कैसे आप मतलब याद रख सकते हो डेज और नाइट कहाँ पे कैसे होते हैं, तो 21, 22, 23 इनको याद रखो जो ओड हैं। तो यहाँ पे 21 मार्च को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप स्प्रिंग से याद रख सकते हो, इसको ऑटम से याद रख सकते हो। ओड जो होंगे ना वो इवन होंगे, ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी, ओड जो डेट्स हैं। और ये 2 देखो, ये सिमिलर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 सीजन्स आएंगे, समर विंटर। एक 22 मार्च है, सॉरी 22 जून है, एक सेकेंड, एक 22 जून है और एक 22 दिसंबर है। ठीक है, ये रफ एस्टिमेट होता है, ये डेट चेंज होती रहती है, तो इसमें कोई रिजिडिटी का स्कोप है नहीं। दूसरा, रेवोल्यूशन में आपको एक चीज मिल जाएगी कि 2 टर्म्स आती हैं, एपहीलियन और पेरिहीलियन। इसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब 1-2 महीने बाद उठा के देखते हैं नोट्स को, तो याद नहीं रहता कि एपहीलियन में क्या था और पेरिहीलियन में क्या था। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पेरी मीन्स पास, पी से शुरू हो रहा है ना, तो अर्थ सन के पास होगी। एपी जो ए से शुरू है, वहां से एल्टीट्यूड को याद करो, एल्टीट्यूड मीन्स ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उसको हम एपीलियन बोल देते हैं। इसके ये नंबर्स दिए 152 मिलियन किलोमीटर और 147 नियरेस्ट जब ये सन के होती है हमारी अर्थ। तो ये नंबर्स याद रखने की जरूरत है नहीं, अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हो, तो छोड़ के जाना मत, क्योंकि ऐसे खराब क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, फैक्ट्स भर भर के पूछे जाएंगे, तो ये याद कर लेना। सो एक यहाँ पे आता है आपका केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर ने क्या बताया था कि जब कोई प्लेनेट फारदेस्ट होता है सन से रेवोल्यूशन की जर्नी में, तो वो अपनी स्लोएस्ट स्पीड पे आ जाता है। ठीक है, ये जो जितना डिस्टेंस कवर करेगी
अर्थ यहाँ पे स्लोएस्ट स्पीड होगी इसकी, और यहाँ पे जो करेगी, जो सन के बिल्कुल पास जब ये होगी, तो ये फास्टेस्ट मूवमेंट होगी इसकी यहाँ पे, बिकॉज नजदीक जब आएगा तो सन की हीट से एस्केप करने के लिए इसको ज्यादा स्पीड चाहिए। तो जब नजदीक आएगा तो एकदम से निकल जाएगा, और जब दूर जाएगा तो ये स्लोली स्लोली यहाँ से अपना वापस आएगा। तो ये केपलर्स का सेकंड लॉ है, जो आपको मतलब हो सकता है पूछ लें, तो एक जनरल स्टेटमेंट याद रखना, उसने प्लेनेट के कॉन्टेक्स्ट में ही ये चीज बताई थी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बियॉन्ड टू नॉर्थ हमेशा आपको दिखेगी नॉर्थ शेडो, मतलब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो, ये देखो, ये अर्थ है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कर लो एक रफ आइडिया लेके, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इससे नॉर्थ में जाओगे ना आप, तो आपको शेडो हमेशा नॉर्थ वर्ड्स ही मिलेगी, क्योंकि सन देखो इससे ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। मैक्सिमम सन यहाँ भी आ गया तो यहाँ एक बंदा खड़ा है तो उसकी शेडो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेज ऐसे जाती है। और इक्वेटर पे कुछ भी हो सकता है, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर कोई पर्सन खड़ा है तो सन की पोजीशन आपको देखनी होगी। अगर सन की पोजीशन जैसे नॉर्थ में है, ठीक है, समर सोल्स्टिस चल रहा है, तो यहाँ पे खड़े हुए पर्सन की जो शेडो होगी वो साउथ में या साउथ और वेस्ट में आपको दिखेगी, ठीक है, और सन बिल्कुल ओवरहेड है तो आपको साउथ में दिखेगी। और ऐसे ही जब सन होता है आपका कैप्रिकॉर्न पे, और इसके जब बियॉन्ड आप जाओगे तो आपको आपकी शेडो हमेशा साउथ वर्ड्स मिलेगी, नॉर्थ वर्ड्स कभी नहीं आएगी, क्योंकि सन इस पॉइंट के बियॉन्ड जाता नहीं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर याद रखना इन केस किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वी शुड नो। तो आइए इसको एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि सनलाइट की मूवमेंट कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है सीजन्स को और डे एंड नाइट को ऑन अर्थ। तो आप अगर ये देखोगे तो आपको दिख रहा है रेवोल्यूशन पूरा कर रही है अर्थ सन के अराउंड। अब अगर अर्थ को जूम करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इक्वेटर पे सन था और वो अब साउथ पोल की तरफ जा रहा है, राइट। और अगर आप देखोगे तो नीचे साउथ पोल को क्रॉस करके सनलाइट जा रही है अंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे 6 महीने अब पूरा दिन रहने वाला है, क्योंकि ये देखो पूरी रोटेट हो रही है अर्थ, लेकिन इस पे रोशनी लगातार बनी हुई थी, ठीक है। अब जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो पहले इक्वेटर पे आएगा, नीचे समर्स थी, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होगा फॉल, जिसको हम ऑटम भी बोलते हैं, और ऊपर सर्दियां आई हुई थी, अब स्प्रिंग आई है अगर इक्वेटर पे सन है तो। और जब वापस नॉर्थ पोल टिल्ट होगा सन की तरफ, तो आप देखो ऊपर आर्कटिक सर्कल पे पूरे पे रोशनी है, अर्थ कितना भी रोटेशन कर ले उसकी रोशनी जा नहीं रही, अर्थ के नॉर्थ पोल को कवर करके बियॉन्ड सनलाइट जा रही है, बहुत माइल्ड होती है, लेकिन 6 महीने अब यहाँ पे दिन रहेंगे। और जब पहले 6 महीने साउथ पोल की तरफ था तो यहाँ पे रात थी, ठीक है। तो एक बेसिकली हमें समझ आ गया कि अर्थ की सनलाइट कैसे मूव करती है जब अर्थ अपना रेवोल्यूशन पूरा करती है, और साथ साथ जब रोटेशन भी होता है, तो उस पे डे एंड नाइट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो सीजनैलिटी होगी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इमेजिनरी लाइंस, जो कि है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये देखो अर्थ दिख रही है आपको, इस पे इमेजिनरी लाइंस मेंशन कर रखी है इस डायग्राम में। तो आपको जो ये हॉरिजॉन्टली दिखता है ना, हॉरिजॉन्टली जो दिखेगा वो है लैटिट्यूड। इसको कैसे आप याद रख सकते हो कि लेटे हुए हैं, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो लैटिट्यूड, वरना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैटिट्यूड कौन सा था लॉन्गिट्यूड कौन सा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं, लैटिट्यूड, लैट जो वर्ड है इससे, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, लंबा। वैसे भी लैटिट्यूड के अलावा जो बच गया वो लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आए तो ऐसे लंबा ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है।
तो लंबाई की चीज की ऊपर से नीचे तक ही हम मेजर करते हैं, तो उस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो लैटिट्यूड की अगर डिस्कशन करें तो इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और लेट वर्ड से हम याद रखेंगे कि भाई लेटा हुआ है। पैरेलल टू इक्वेटर हमेशा चलेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे ये इक्वेटर है और ये आपके लैटिट्यूड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, लेकिन इनकी हाइट जैसे ही हम ऊपर जाएंगे डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अर्थ को अगर आप देखोगे ना, अर्थ के साइज को, ऊपर से स्फेरिकल शेप है, ओबलेट शेप है, तो ऊपर की तरफ जाओगे तो सर्कल ऑब्वियसली छोटा होता जाएगा, राइट। और नीचे की तरफ आओगे तो भी सेम चीज होगी। इक्वेटर को बोलते हैं ग्रेट सर्कल, मतलब इक्वेटर से नीचे जाओगे तो भी छोटे सर्कल मिलेंगे, ऊपर जाओगे तो भी सबसे लॉन्गेस्ट सर्कल जो होता है उसको हमने इक्वेटर नाम दे दिया, वो अपना मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो सन ओवर हेड आता है इस पे ईयरली, जो लैटिट्यूड है सब पे नहीं आएगा लेकिन कुछों पे आएगा। सम लैटिट्यूड्स हैव ओवरहेड सन ड्यूरिंग द ईयर, और वो भी वो लैटिट्यूड जो 23.5 डिग्री तक है, उससे ऊपर के लैटिट्यूड पे कभी सन ओवरहेड नहीं आता, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड पोल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। ओबलेट, सो डिस्टेंस बिटवीन डिग्रीज नियर पोल्स इंक्रीज। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ओबलेट का मतलब समझते हो, स्फेरिकल तो हो गया ये आपका अगर बात करें, और ओबलेट हो गया आपका ये, थोड़ा सा, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। अगर इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो आप देखो हल्का सा यहां से दबा हुआ है नॉर्थ और साउथ से, और यहां से बाहर निकला हुआ है, तो ये तो हो गया आपका ग्रेट सर्कल। तो इससे आप जाओगे ना, आप डिग्रीज देखोगे तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना दो लैटिट्यूड के बीच में, ये आपको दिखेगा कि ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो कंपैरेटिवली कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, यहाँ पे फ्लैट होना शुरू कर देती है, तो फ्लैट जब ये होती है तो डिग्रीज आप देखोगे ना, यहाँ तक जाने में तो डिस्टेंस आपको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। सो ये रीजन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डिग्रीज इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू लैटिट्यूड्स वो 69 माइल्स पर डिग्री होता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए 1 डिग्री आप ऊपर चले गए लैटिट्यूड में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 69 माइल्स आपने कवर कर लिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट एक एवरेज डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। एवरेज है ये, ठीक है, एवरेज कभी इंक्रीज नहीं होता, एवरेज सारे डिस्टेंसेस को मिला के पर लैटिट्यूड निकाला गया है, ठीक है। अब डिग्रीज देखिए, जैसे अर्थ है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड होंगे? 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, राइट। तो आपको 90 डिग्रीज मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब नीचे की तरफ आओ, ये टोटल मिलके आपका 90 बनाता है, 180 बनाता है, सॉरी, ठीक है। 90 प्लस 90, ठीक है। तो टोटल 180 डिग्रीज हो गए। बट ये देखो, पोल पे, पोल तो एक पॉइंट है ना, पोल पे डिग्री तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन पोल का जो लास्ट पॉइंट है वहां पे जाके 180 डिग्री पूरे होते हैं, लेकिन वहां पे सर्कल तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही नॉर्थ में है। तो टोटल हम जब बोलते हैं ना 0 से 180 डिग्री, तो 180 डिग्रीज तो ये प्लस में 0, टोटल 181 डिग्रीज होती है हमारी। लेकिन लाइंस कितनी हैं? एक साउथ पोल का पॉइंट कम कर दो, एक नॉर्थ का, क्योंकि यहाँ पे लाइंस आपको दिखेंगी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स है, -2, तो 179 लाइंस आपको दिख जाएंगी। और 179 लाइंस आपको दिखेंगी, और डिग्रीज टोटल आपको दिखेंगी 181। 180 मत बोल देना, 0 डिग्री इज ऑल्सो ए डिग्री, ठीक है, जो कि हम इक्वेटर से लेते हैं। और ये एंगल कहाँ से हम मेजर करते हैं? ये देखो, इक्वेटर को मान लिया स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ये जो है ना,
ये एंगुलर डिस्टेंस बोला जाता है। यहां से हम देखते हैं ये जो डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये एंगल से मेजर कर रहे हैं। और ये जो एंगल है ये आपको जहां पे लेके जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसकी हम बात कर रहे थे 69 माइल्स पर डिग्री। तो 15 अगर डिग्री है तो 15, एक सेकंड, तो 15 इंटू 69 इतने माइल्स आप कवर करोगे। और जो हमने डिस्कस किया था कि इसका ओबलेट स्फीयर है तो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है, देखो ये डिग्री तो सेम रहेंगे कितनी भी ऊपर चले जाओ, और ये अगर सीधा है तो इस पे डायरेक्ट ऐसे हिट कर रहा है, और अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो डिग्री पे यहाँ पे तो असर नहीं पड़ेगा। आप अगर 15 डिग्री चलोगे, लेकिन ये जो अर्थ है अगर फ्रंट पे होती, बिल्कुल ऐसे होती, तो 2 डिग्री ऐसे चली जाती कि भाई ठीक है 15 डिग्री ऐसे कवर हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे ये कवर कर रही है टेढ़ी होके, तो ऑब्वियसली इस आर्क की लेंथ आपको इंक्रीज होती हुई दिख जाएगी। तो ये रीजन है कि यहाँ पे 69 माइल से ज्यादा का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब लॉन्गिट्यूड की बातें कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे प्राइम मेरिडियन जो है, अब इक्वेटर का क्या था, इक्वेटर तो एक ही है, अर्थ का मिड पॉइंट है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जो सबसे बड़ा सर्कल है। तो हमें पता लग गया भाई लॉन्गिट्यूड में ये हमें डिनोट करना है इक्वेटर, और ये 0 डिग्री होगा। लेकिन अब देखो अर्थ में अगर वर्टिकली आप देखोगे ना, तो कोई मिड पॉइंट दिखेगा ही नहीं, सारे एक जैसे हैं, सबकी लेंथ एक जैसी है। जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे, लॉन्गिट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होते, सेम लेंथ होती है। लेकिन एक यूनिक फीचर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस इवन नहीं रहता। ऊपर की तरफ आओगे ना तो आपको ये कम होता हुआ दिखाई देगा, देखो। और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मिल जाएगा इक्वेटर पे। लैटिट्यूड का क्या था, डिस्टेंस सेम था, मतलब पैरेलल थे, जितना यहाँ पे है उतना ही इसके ऑपोजिट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों का आपस में डिस्टेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा सिमिलर रहेगा पूरी अर्थ पे, और दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस आपस में पैरेलल नहीं रहेंगे लेकिन इवन होंगे। जैसे ये है ये है ये है, ये बिल्कुल इवन चलेंगे। और लैटिट्यूड कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये इवन नहीं होगा, ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, ठीक है। और ऊपर आके ये बिल्कुल मिल जाते हैं नॉर्थ पोल पे। और अब देखना इक्वेटर जो है पूरी अर्थ पे सर्कल बना रहा है, एक सर्कल है, राइट। तो ये अर्थ का बैक भी कवर करेगा और फ्रंट भी करेगा। तो टोटल 180 डिग्रीज ही होते थे, बिकॉज यहां से यहां तक कवर करना है, और पीछे का जो है वो इक्वेटर यहां से घूम के गया तो पीछे भी ऑब्वियसली कवरेज करेगा। तो सिर्फ 180 डिग्री हम देखते हैं इसके। लेकिन जब बात लॉन्गिट्यूड की आती है तो जैसे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये देखो पीछे की तरफ भी जा रही है सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में पोल्स आ जाते हैं तो इनको दो लाइनें मान लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे टोटल आपको 360 डिग्रीज देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये लाइन की कंटिन्यूटी यहाँ पे टूट जाती है पोल्स पे, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती, इसलिए 360 लाइंस आपको दिखेंगी। और दूसरा, इसका कोई मिड पॉइंट नहीं होता बिकॉज सारे लॉन्गिट्यूड एक जैसे हैं। इसलिए इंटरनेशनली ये एग्री करा गया कि एक जो प्राइम मेरिडियन है एक लोकेशन को, ग्रीनविच से जो गुजरती है प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दे दिया गया, जहां से आपका ग्रीनविच मीन टाइम भी निकल के आया कि इस डिग्री पे जो टाइम होगा वो वर्ल्ड का कॉमन टाइम होगा, वहां से हम वर्ल्ड का टाइम मेजर करेंगे, ठीक है। तो
ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ेगा क्योंकि ईस्ट में सन पहले आता है, तो ईस्ट वर्ड्स आप जाते हो तो टाइम आपका इंक्रीज हो गया, वेस्ट में जाओगे तो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 8 बजे हैं, ठीक है, और आगे जाओगे, 8 सुबह के 8 बजे है ना, तो और आगे ईस्ट में जाओगे तो आपको दिखेंगे मान लो 12 बजे, 12 PM, तो टाइम बढ़ता जाएगा। और इस साइड चलोगे तो आपको 6 AM दिखेगा क्योंकि अभी सन वहां तक पहुंचा नहीं है। तो आपको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना टाइम आपका डिक्रीज होता हुआ जाएगा। और इसके साथ में अगर आपको बताऊं, जैसे ये तो है अपना प्राइम मेरिडियन, यहाँ से GMT हम देखते हैं, और लॉन्गिट्यूड टोटल 360 डिग्रीज कवर करते हैं। 180 इस साइड है, 180 इस साइड है, ठीक है। तो इसको बोल दिया गया ईस्ट, इसको बोल दिया गया वेस्ट, ओके। और ये ईस्ट वेस्ट जहां पे खत्म होते हैं उसको बोल दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो आप जिगजैग देख रहे हो ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी। जिगजैग क्यों है? देखो, रशिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक कंट्री को एक टाइम जोन में रखने के लिए इसको टेढ़ा कर दिया, इसका दूसरा कोई रीजन नहीं है। रशिया को एक साइड रख दिया ताकि एक टाइम जोन मेंटेन हो जाए, एक डेट मेंटेन हो जाए। इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डेट बताती है, टाइम के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनमें से गुजरते हुए ये सीधी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जिगजैग होने का रीज़न है कि सेम कंट्री अगर एक आगे ईस्ट और वेस्ट में उसका एक्सपेंशन है तो उसको एस्केप करके चली जाएगी कि भाई इसका टाइम एक रहे। अब इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें जब आप ईस्ट में जाते हो ना, देखो ये लाइन को अगर ईस्ट में देखोगे तो ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है अर्थ का, और इसके वेस्ट में देखोगे तो ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है। क्यों? ईस्ट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। मान लो यहाँ पे टाइम हुआ है आपका 12 बजे AM, रात के 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ से आप ईस्ट में जाओगे तो फारदेस्ट पॉइंट ये होता है जहाँ ईस्ट और वेस्ट मर्ज होते हैं। वेस्ट पीछे की तरफ जाओगे ना तो ऐसे आओगे आप, तो ये वेस्ट पॉइंट है अर्थ का, ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो इस साइड आप देखोगे ना, जैसे ही सन इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे मान लो 2 जनवरी है, यहाँ पे 1 जनवरी अभी खत्म हुई है, ठीक है, या खत्म हो रही है, पूरी एंड हुई नहीं है वो डेट, उसकी रात शुरू होगी और यहाँ पे 2 तारीख की सुबह शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसके राइट में जाओगे ना तो आपको एक दिन का गेन मिल जाएगा कि भाई जैसे 2 जनवरी को यहाँ पे काम किया, यहाँ पे चले गए अगले दिन, तो यहाँ भी आपको 2 जनवरी ही मिलेगी। तो आपका फायदा हो जाता है कि भाई 2 बार काम कर लिया सेम डेट पे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ से जाओगे ना, ईस्ट वाले पॉइंट से, मतलब अर्थ के वेस्ट से ईस्ट टाइम जोन में एंटर करोगे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, तो आपको एक डे का लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 जनवरी है, ठीक है, एंड करके चले हो, तो यहाँ पे आपको 3 जनवरी मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी, तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये एक काम की बात है जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमें समझनी थी। बाकी और इंटरनेशनल डेट लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कुछ लोग आपने सुना होगा 2 बार न्यू ईयर मना लेते हैं, तो वो करते कुछ नहीं है, यही करते हैं कि यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, फिर इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, फिर दोबारा न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, ओके। सो प्राइम मेरिडियन आपका हो गया, GMT प्लस 5:30 जैसे इंडिया का टाइम है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कितने डिग्री पे कितने आवर्स का टाइम हमारा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो देखो ये 360 डिग्रीज था लॉन्गिट्यूड का, तो जब ये रोटेशन करेगी अर्थ तो पूरा 360 डिग्री कवर करना है, और वो कब होगा? 24 आवर्स में, ठीक है। तो 360 डिग्री कवर करना है 24 आवर्स में, तो 1 घंटे में हम सिर्फ 15 डिग्री कवर कर पाएंगे,
ठीक है, तो 15 डिग्रीज को क्यों डिनोट किया गया है इस डायग्राम में हर 15 डिग्री के बाद? रीजन बीइंग 1 आवर की मेजरमेंट 15 डिग्री ही होती है, इसलिए 20 मतलब इवन भी कर सकते थे 20 40 60, ऐसे नहीं किया। क्यों? 15 डिग्री पे हमारा 1 घंटा पूरा हो जाता है। या फिर अगर आप बोलोगे 1 आवर, और आवर्स को अगर मिनट्स में आप कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री हर 4 मिनट में मूव कर जाता है सन। ठीक है, तो अगर आप 1 डिग्री ट्रेवल करके जाते हो ना, 1 डिग्री ट्रेवल करते हो तो आप 4 मिनट का टाइम का चेंज आ जाएगा आपकी वॉच में। ठीक है, आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी वो, इसका यही सिग्निफिकेंस है और कुछ है नहीं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि टाइम और डिग्री का क्या रिलेशन है, तो देखो जीएमटी जो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था वो ये है। इस पे अगर 8 बजे हैं सुबह के, ठीक है, सनराइज हुआ ही है, ठीक है, तो हम ईस्ट में अगर ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे ई क्या है 0 डिग्री, राइट। अगर ईस्ट में हम 60 डिग्री ईस्ट पे जाएं तो हमें कितना टाइम मिलेगा यहाँ पे? तो देखो 15 डिग्री 1 आवर में कवर करते हैं, राइट। तो टोटल हमें 4 आवर्स चलना पड़ेगा 60 करने के लिए, ये 60 हो जाएगा। तो 8 AM आज अगर है और हम अगर 60 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इतना जाना है तो टाइम में चेंज टोटल आ जाएगा 8 + 4 आवर्स। तो यहां से सन जब जा चुका तो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा दोपहर के 12 बजे। ठीक है, यही एग्जाम्पल में दिखा रखा है। ये टाइम देखने के लिए होता है कि भाई 60 डिग्री ईस्ट में आपको क्या टाइम मिलेगा, बस टाइम निकालने के लिए यूज कर सकते हो इसको। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको, बट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इंडिया का अगर आप एक्सटेंट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 68 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, ये प्राइम मेरिडियन है मान लो 0 डिग्री, तो इसके 68 डिग्री आप आ जाओगे ना ईस्ट में, तो आपको इंडिया की शुरुआत मिलेगी। 97 डिग्री पे ये एंड होता है। इसलिए अब देखो कितना वास्ट है, लगभग 30 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री 1 आवर में, तो 30 डिग्री 2 आवर्स में, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है टाइम जोन में। यहाँ पे 6 बजे है ना सुबह के, तो यहाँ पे 4 बजे होंगे। ठीक है, लेकिन हमने डिफरेंट टाइम जोन्स अपने एप्लीकेबल नहीं करे इंडिया में, इसलिए 82 जो मिड पॉइंट है ना उसको मान लिया कि यहाँ पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में वो हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ पे जो टाइम होता है वो हर जगह हम अपना रखते हैं और मानते हैं। यहाँ पे 4 PM है तो यहाँ भी 4 PM होगा, यहाँ भी 4 PM होगा। बस, और कुछ इसमें समझने का नहीं है, बाकी इंडियन जियोग्राफी में आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो ज़रूरी हैं। रेवोल्यूशन 365 डेज का है, 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 365 डेज चलते हैं, हर 4 साल में 6 घंटे इंटू 4 साल, जो 24 आवर्स आपको एडिशनल मिल जाते हैं, इसलिए हर 4 साल में एक दिन ऐड कर दिया जाता है, 366 डेज। लीप ईयर इसको बोल देते हैं, एवरी 4 years this happens because of this 6 hours additionally it takes every year। इसके अलावा स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन स्पीड जो है ना वो आपकी 66,000 माइल्स पर आवर की है, या ये लगा लो कि 18 माइल्स पर सेकंड। जो रेवोल्यूशन कर रही है सन के चारों तरफ अर्थ, तो वो जो स्पीड है वो 18 माइल्स एक सेकंड में चली जाती है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो ये आप चीज़ कर सकते हो, किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। यूपीएससी के लिए इसकी ज़्यादा नीड है नहीं।
और फिर एक्सिस एंगल्स की अगर बात करें तो ऑर्बिटल प्लेन पे 6.5 बनाती है, ठीक है, और वर्टिकल से एक्सिस क्या बनाएगी 23.5 डिग्री का, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑर्बिटल प्लेन पे जो टिल्ट है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसकी वजह से डे एंड नाइट में चेंजेस आते हैं, कभी डे बड़ा होता है कभी नाइट बड़ी होती है, और सीजन्स जो हैं वो भी इसी की वजह से चेंज होते हैं कि अर्थ की एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन पे इंक्लाइंड है, इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाती है, ये रीजन है। और जैसे दिसंबर में आप देखो, ठीक है, 22 दिसंबर हमने करा था, विंटर सोल्स्टिस है, और 22 जून समर सोल्स्टिस है, 2-1 था 2-3 था, ओड में क्या आएगा आपका 21 स्प्रिंग आएंगी मार्च में, और 23 सितंबर में आपकी आ जाएंगी ऑटम, ठीक है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। और विंटर्स में जैसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है क्योंकि सन बिल्कुल सदर्न पॉइंट पे फार मोस्ट पे चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो नॉर्थ में लॉन्गेस्ट नाइट होगी। और जब समर्स होती हैं तो 22 जून को या 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। इक्विनॉक्स पे लगभग इक्वल डे एंड नाइट हो जाते हैं। ओके, सिर्फ ये चीज़ें याद करने की हैं। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं कि इक्वेटर की लेंथ जो है 1256 है, और जो पोल्स हैं, ठीक है, पोल्स पे जो डिस्टेंस है अगर आप देखोगे, अगर डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, ओबलेट स्फीरॉइड है, ठीक है, चपटा आकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो डिस्टेंस है ना पूरा अर्थ का अगर गोलाई में आप देखोगे सरकमफ्रेंस, तो ये 12714 है क्योंकि दबी हुई है, बल्ज्ड शेप बोलते हैं इसको, दबा हुआ, ठीक है। कोई भी चीज आप रोटेट करोगे ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ से ये फैलना स्टार्ट कर देगी, और जब ये यहाँ बाहर की तरफ खिंचाव पैदा होगा तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, दूसरे जो पॉइंट्स हैं वहां से वर्टिकली ये अंदर की तरफ जाएगी और हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ फैलती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे स्लाइटली कम लेंथ होती है, और ये अगर लेंथ आप देखोगे तो ये 1256 आपको मिल जाएगी। टोटल ज्यादा नहीं होता, 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे मैक्सिमम है। रेडियस इसका हाफ हाफ कर लो, 6400 किलोमीटर रफली मानी जाती है, और इसी से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर का पूरा सिस्टम क्या है। कोर स्टार्ट होता है 2900 किलोमीटर पे, 2900 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो नंबर है वो है ज्योग्राफी में, इसको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ये आता है और कैसे कैसे आप इससे रिलेटेड चीजों को याद रख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मैं पहले बता दूंगा आपको कि कब हम फैक्ट्स को ऐसे इंटरलिंक करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे। डीप ओशियन का जो आपका एरिया है वो 40% है, यानी जो डीपेस्ट ओशियन होते हैं, ओशियनोग्राफी जब हम कंप्लीट करेंगे ना तो पता लगेगा, एक तो होती है ओशियन में शेल्फ, ठीक है, कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं इसको, जहां पे ज्यादा डीप में ओशियन आता नहीं, शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है, और जब ये एकदम नीचे चली जाती है ना, एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है डेप्थ, तो ये जो एरिया ना ये 40% है ओशियन का, बाकी 60% थोड़ा सा छिछला है या शेलो आप कह सकते हो, ज्यादा डीप में नहीं है। अर्थ पे वाटर का कंटेंट 71% है, सरफेस 29% ही है सरफेस एरिया। तो आज हमने बेसिक्स करे सोलर सिस्टम के, और ज्यादातर सीजनैलिटी की, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बातें करी है, ठीक है। कल हम अर्थ के बारे में और ज्यादा डीप में जानेंगे, अर्थ का इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, और क्या क्या चीजें होती हैं, और कल से हमारा जो कंटेंट आएगा वो मेमोराइजेशन पर्सपेक्टिव से भी होगा,
वो इस क्लास में डिटेल में करेंगे, लेकिन मेमोराइजेशन के आपके अलग से एक सीरीज चलेगी जिसमें जैसे ये हमने 20-30 मिनट में अगर कवर किया है तो वो मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लास 3 से 4 मिनट में हो जाए, ताकि आप अगर लेट के भी आंखें बंद करके भी उसको सुनना चाहो तो आपको पूरा मेमोराइज हो जाए कंटेंट, और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपकी स्टार्ट हो जाए और आपको उस पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।